नमस्कार बच्चों, आज हम DAV क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 9 कपलेट्स को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। जी, तो ये अध्याय 9 है और इसका नाम है कपलेट्स। और इसे लिखा है अलेक्जेंडर पोप। बिल्कुल। चलिए, तो पाठ शुरू करने से पहले इसका प्री रीडिंग टास्क समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो पहली पंक्ति कहती है, अ कपलेट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स ऑफ द सेम लेंथ विद द लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ ईच लाइन राइमिंग विद ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि एक कपलेट, जिसे हम हिंदी में दोहा भी कह सकते हैं, वो पद्य की यानी कविता की 2 पंक्तियों से बनता है। और इन दोनों पंक्तियों की लंबाई भी एक जैसी होती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हर पंक्ति के जो आखिरी 2 शब्द हैं वो एक दूसरे से तुकबंदी करते हैं, मतलब वो राइम करते हैं। ठीक है, ये तो साफ हो गया। अब अगली पंक्ति है, कबीर एंड रहीम आर हिंदी पोएट्स फेमस फॉर देयर कपलेट्स। ये तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब है कि कबीर और रहीम हिंदी के कवि हैं जो अपने दोहों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। अब बच्चों के लिए एक कार्य है, एक टास्क है। जी, इसमें लिखा है, रिसाइट अ फ्यू कपलेट्स इन हिंदी और इन योर मदर टंग एंड डिस्कस द मीनिंग्स विद योर पार्टनर। तो इसका अर्थ हुआ कि हिंदी में या फिर अपनी मातृभाषा में कुछ दोहे सुनाने हैं। और फिर अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ उनके मतलब पर चर्चा करनी है, उसे डिस्कस करना है। ठीक है। और आखिरी निर्देश है, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द पोएट succeeds in expressing a beautiful idea of universal importance in just 2 lines. ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि कवि सिर्फ 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में सार्वभौमिक महत्व का यानी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस का एक सुंदर विचार कैसे व्यक्त कर पाता है। कैसे वो इतनी बड़ी बात इतनी छोटी सी जगह में कह देता है। बिल्कुल। तो अब हम अलेक्जेंडर पोप के लिखे हुए कपलेट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। अलेक्जेंडर पोप, यानी अब अलेक्जेंडर पोप के इन दोहों को पढ़ें। चलिए पहले कपलेट पर आते हैं। पंक्तियां हैं, tis with our judgments as our watches, none और दूसरी पंक्ति है, go just alike, yet each believes his own. बहुत गहरी बात है। हाँ, इसका मतलब अगर हम समझें तो ये है कि हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो जजमेंट्स हैं, वो हमारी घड़ियों की तरह होते हैं। घड़ियों की तरह? वो कैसे? देखिए, कोई भी 2 घड़ियां एकदम एक जैसा समय तो नहीं दिखाती है ना? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क तो आ ही जाता है। बिल्कुल। फिर भी हर व्यक्ति अपनी ही घड़ी पर विश्वास करता है। उसे लगता है कि बस मेरी ही घड़ी सही है। अच्छा, तो इसका भाव ये हुआ कि हर इंसान की राय या उसका फैसला अलग अलग होता है? हाँ, पर हर कोई अपने ही फैसले को, अपनी ही राय को सही मानता है, दूसरों की नहीं। समझ गई। अब आते हैं दूसरे कपलेट पर। जी। इसकी पंक्तियां हैं, He knows to live who keeps the middle state and neither leans on this side nor on that. इसका अर्थ है कि वही व्यक्ति जीना जानता है जो बीच की अवस्था, अ मिडिल स्टेट, या कह सकते हैं कि एक संतुलित अवस्था बनाए रखता है। और जो ना तो इस तरफ झुकता है और ना ही उस तरफ। हाँ, यहाँ एक शब्द है लीन्स। लीन्स किताब में इसका मतलब भी दिया गया है बेंड्स, यानी झुकना। अच्छा, तो भाव ये हुआ कि जीवन में सफल वही होता है जो बैलेंस्ड रहता है। बिल्कुल, जो किसी भी चीज की अति नहीं करता, एक्सट्रीम्स में नहीं जाता, बीच का रास्ता अपनाता है। ठीक है। अब तीसरा कपलेट देखते हैं। ये सरकार के बारे में है। हाँ, पंक्तियां हैं, फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट। Whatever is best administered is best. इसका मतलब है कि सरकार के स्वरूपों के लिए, मतलब सरकार का फॉर्म कैसा हो, उसके लिए मूर्खों को लड़ने दो। और यहाँ कंटेस्ट शब्द का मतलब भी किताब में दिया है, टू क्वारल, यानी झगड़ना या बहस करना। जी, तो पोप कह रहे हैं कि इस बात पर मूर्खों को झगड़ने दो। असली बात तो दूसरी पंक्ति में है। Whatever is best administered is best. मतलब जो भी सरकार सबसे अच्छे तरीके से चलाई जाती है, वही सबसे अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार का नाम या प्रकार, जैसे वो लोकतंत्र है या राजशाही, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि शासन कितनी अच्छी तरह से चलाया जा रहा है, काम कैसे हो रहा है। बहुत ही व्यावहारिक बात कही है। हाँ। अब आते हैं चौथे कपलेट पर। ये भी कुछ ऐसा ही है, पर धर्म के बारे में। पंक्तियां हैं, फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट ग्रेसलेस जीलेट्स फाइट। और दूसरी पंक्ति, हिज कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट। अच्छा, तो यहाँ भी कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मोड्स ऑफ फेथ। हाँ, मोड्स ऑफ फेथ का मतलब किताब में दिया है रिलीजन्स, यानी धर्म। और जीलेट्स? जीलेट्स का मतलब है फैनाटिक पीपल, यानी कट्टरपंथी लोग। ठीक है, तो अब इसका पूरा मतलब समझते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है कि आस्था या धर्म के तरीकों के लिए निर्दयी कट्टरपंथियों को लड़ने दो। और दूसरी पंक्ति का,
His can't be wrong, whose life is in the right. इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का धर्म गलत नहीं हो सकता जिसका जीवन सही है, यानी जो सही तरीके से अच्छे से अपनी जिंदगी जीता है। तो इसका भाव भी पिछले कपलेट जैसा ही है। बिल्कुल, कि धर्म के नाम पर लड़ना व्यर्थ है, बेकार है। असली धर्म तो एक अच्छा और सही जीवन जीना है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब हम आखिरी यानी 5वें कपलेट पर आते हैं। जी। इसकी पंक्तियां हैं, इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री, बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी। बहुत सुंदर। हाँ, इसका अर्थ है कि आस्था यानी फेथ और आशा यानी होप, इन मामलों में दुनिया हमेशा असहमत रहेगी। लोगों की राय कभी एक नहीं होगी। ये तो सच है। पर दूसरी पंक्ति कहती है, बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी। मतलब, लेकिन पूरी मानव जाति की जो चिंता है, जो सरोकार है, वो है चैरिटी। जी, और यहाँ चैरिटी का मतलब सिर्फ दान नहीं, बल्कि प्रेम, परोपकार, दया, ये सब है। तो इसका भाव ये हुआ कि भले ही लोगों के विश्वास, उनकी उम्मीदें सब अलग-अलग हों, हाँ, लेकिन प्रेम और दया का जो भाव है वही सभी इंसानों को जोड़ता है। और वही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सब बातों पर तो असहमति रहेगी, लेकिन चैरिटी यानी करुणा एक ऐसी चीज है जो हम सबका साझा सरोकार होना चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है।